हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग की स्टॉक मार्केट पे एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है, आप नाम जानते ही होंगे, द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर। और उसमें हमारा सीजन 1 का 8वां एपिसोड आज आ गया है। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में पिछले एक दशक में सबसे वर्स्ट कंपनियां कौन सी रही हैं जिन्होंने स्टॉक होल्डर्स का पैसा बनाया नहीं बल्कि गवाया। ऐसी कौन सी कंपनियां रही, उनका क्या उस समय रोल था, उस समय क्या उनका वर्चस्व था और आज उनके क्या हाल है, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रोबेबली मेरी जो ऑडियंस है जो इस सीरीज को देख रही है, उन्होंने 10 साल पहले स्टॉक मार्केट का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, तो उनके लिए भी ये कुछ ऐसे जबरदस्त लेसन हैं जो उनको हिस्ट्री में जाकर के समझ में आ जाएंगे, सो दैट उनका फ्यूचर बेटर हो जाए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी कि अगर आपको फ्यूचर बेहतरीन करना है तो आपको हिस्ट्री में उतर करके पास्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। उसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए 8वां एपिसोड हमारा है वर्स्ट स्टॉक्स इन इंडिया को पता करने में, और उसके बाद 9वां जो हमारा वीडियो होगा वो होगा बेस्ट स्टॉक्स के ऊपर में। आई होप आपको दोनों ही वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट ये सीरीज ही बहुत एक्साइटिंग लग रही होगी। पहला, अगर आपको ये सीरीज एक्साइटिंग लगी है तो आप भी ही इस वीडियो को एक लाइक दें एंड साथ ही साथ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ थ्रू व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। मेरे को टैग भी करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है ये वीडियो सीरीज और ये पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए, अपील्स हो चुकी है तो मैं अब आगे बढ़ता हूं एंड लेट मी डिस्क्लोज व्हाट आर दो स्टॉक्स जिन्होंने इंडिया में लास्ट 10 साल में स्टॉक होल्डर्स का पैसा बनाया नहीं बल्कि गवाया। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी गिव यू सम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स हियर। हमारा पहला डिस्क्लेमर ये है कि देखिए, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूं वो सारा एक एजुकेशनल पर्पस से लिया जाए तो बेहतर होगा। कोई भी स्टॉक मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक को मैं शॉर्ट करने का भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। दूर रहिए इन सब शेयरों से, ये मेरा रिकमेंडेशन है एंड सिर्फ एजुकेशन पर्पस से इनको ध्यान में रखें। नंबर 2, मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें की या जितने भी स्टॉक्स को डिस्कस किया वो सभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसको एक फैक्ट की तरह ना लेना, वो मेरा ओपिनियन है एंड माय ओपिनियन इज बेस्ड आउट ऑन एक्चुअल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ दीज शेयर्स। यानी कि जो हुआ है मैं उसी की एनालिसिस कर रहा हूं, क्या होगा उसकी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। सो आपको मेरी कही हुई बातों को एज अ ओपिनियन लेना चाहिए, नॉट एज अ फैक्ट। ये कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो एंड नाउ लेट अस जंप इनटू इंडियाज वर्स्ट स्टॉक्स, जिसमें मैं एक एक करके 10 नाम आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो टेबल में मैंने आपके लिए सीरियल नंबर, स्टॉक का नाम, साथ ही साथ कितना वेल्थ इरोड किया लास्ट एक डेकेड में इस शेयर ने, और इनका रैंक भी दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग मुझे ये वाला कॉलम लग रहा है क्योंकि इस कॉलम में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कंपनी का, जिस भी कंपनी का मैं बात करूंगा, उसका आज से 10 साल पहले एज पर मार्केट कैप इंडिया का रैंक क्या था। यानी कि इंडिया की वो उस समय कितने नंबर की कंपनी थी और उसका क्या हाल हुआ वो भी बताऊंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में घुस करके देखा हूं, पास से कई सारे डेटा निकाल करके लेके आया हूं। आई होप आपको ये सारा डेटा अच्छा लगेगा। सो मैं दो करके स्टार्ट करता हूं और वो भी नीचे से। पहला मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपके साथ, रैंक नंबर 9 पे है हमारे रिलायंस पावर नाम की कंपनी, जो कि अनिल अंबानी जी की कंपनी है। 97.78% इसमें वेल्थ इरोजन हुआ है। भाई बहुत ज्यादा है ये तो, वेल्थ इरोजन ऑफ 97.7%। यानी कि अगर आपने इस कंपनी में 100 रुपए डाले होंगे तो आज की डेट पे उसकी वैल्यू 2 रुपए समथिंग पैसे रही होगी। बस इतना ही, आपने इतना पैसा खोया होगा इस कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया होगा। बट मुझे ज्यादा आश्चर्य लगता है ये वाला कॉलम, जो कि हमें कहता है कि 10 साल पहले इस कंपनी का वर्चस्व क्या था। मैं अगर बात करूं रिलायंस पावर की, तो 10 साल पहले रिलायंस पावर इंडिया की टॉप 25 कंपनीज में आती थी। यूनिटेक भी टॉप 25 में आती थी। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनीज थी एक तरह से। उनका ये फटेहाल हो गया है, इसके पीछे के क्या कारण है उसको समझने की चेष्टा हम करेंगे। रैंक नंबर 7 एंड 8 में अगेन रिलायंस कम्युनिकेशन, अगेन अनिल अंबानी जी की कंपनी है। टाटा पावर टाटा जी की कंपनी है। दोनों कंपनियों का यहाँ पे लिस्टिंग है, जिसका वेल्थ इरोजन आपको दिख रहा है 98.95% फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन एंड टाटा पावर 60.71। भाई मतलब अब समझ लो आप, रिलायंस कम्युनिकेशन में अगर आपने 10 साल पहले 100 रुपए डाले होंगे तो आज उसकी कीमत सिर्फ 1 रुपए बची होगी। यू मस्ट हैव लॉस्ट 99 रुपीज। तो अब आप समझो। और मुझे बड़ा आश्चर्य ये करता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन आज से 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में आती थी। बहुत बड़ा नंबर है ये, और उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट देना ये अपने आप में एक बहुत डेंजरस बात है। इसके पीछे का क्या कारण है वो मैं पिन पॉइंट करूंगा। मुझे पता है आप उसी चीज का वेट कर रहे हो कि भैया कारण भी बताइएगा। मैं कारण भी बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए।
नेक्स्ट आते हैं अपना रैंक नंबर 5 एंड 6 विच इज एनएमडीसी एंड आईओसीएल, नाम से समझ में आ रहा है पीएसयू कंपनीज है ये सब। 68.15% का लॉस इन एनएमडीसी एंड 11.46 का इरोजन इन आईओसीएल। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितना मैंने परसेंटेजेस दिया ये पर एनम परसेंटेजेस नहीं है, एग्रीगेट परसेंटेजेस हैं। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले 100 रुपए डाले होंगे एनएमडीसी में तो आज वो करीब 31 रुपया समथिंग पैसा रहा होगा। एनएमडीसी भी रैंक के हिसाब से 13 नंबर और आईओसीएल 16 नंबर कंपनी थी उस जमाने में। रैंक 3 एंड रैंक 4 पे अभी अपना आ रहा है एसबीआई एंड भेल, जिसका आपको यहाँ पे दिख रहा है वेल्थ इरोजन कितना हुआ, रैंक क्या था। एंड उसी तरह रैंक 1 एंड रैंक 2 में है ओएनजीसी एंड एनटीपीसी। वेल सबसे पहले मैं एक बात आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि सोचिए कितना बड़ा इंडिया में एक, मैं कह सकता हूं शिफ्ट आया है, इंडिया में एक चेंज आया है कि ओएनजीसी जो कि इंडिया की आज से 10 साल पहले सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी, यानी आज की टीसीएस, आप ऐसा समझो आज की टीसीएस अगर 10 साल बाद ऐसे गंदे रिटर्न्स दे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा क्या। ये सेम चीज हुई थी ओएनजीसी के साथ। आप जस्ट इमेजिन कीजिए इस चीज को कि अगर आपने ये सोच करके ओएनजीसी में पैसे डाले होंगे 10 साल पहले कि भाई ये तो कंपनी 2 नंबर कंपनी है, इसका क्या होना है। इस कंपनी ने वेल्थ इरोड किया आपका 62.53%। साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लेमर ये भी दे देना चाहता हूं कि ये जो परसेंटेजेस मैं लेकर के आऊं ये सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन दर्शाता है। इनमें से कई कंपनियां ऐसी होंगी जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा होगा, मे बी 10, 12, 15% का डिविडेंड यील्ड होगा। पर सच बताऊं मैं, अगर मेरा मूल ही खत्म हो जाए तो मेरे को ब्याज की कुछ नहीं पड़ी। मैं ऐसे सोचता हूं। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, जैसे ओएनजीसी जैसी कंपनी है, अगर मैं 100 रुपए डालता, आज उसकी कीमत 38 रुपए होती, अब मेरे को चाहे जितना भी डिविडेंड आए, मेरा मूल ही खत्म हो गया तो मुझे ब्याज से क्या मतलब है। तो यही चीज है, मैं कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पे आपको बता रहा हूं दैट ओएनजीसी वाज सच अ बिग कंपनी सिर्फ 10 साल पहले 2010 में, और आज उसकी ये हाल है कि इसमें रहे हुए इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 63% यहां पे खत्म हो गया। द स्टोरी इज सेम फॉर ऑल द स्टॉक्स, जितने भी आप यहाँ पे स्टॉक्स देख रहे हैं उनमें सब में सेम है। ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे मैंने जो सॉर्टिंग की है वो की है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्चस्व ऑफ दीज कंपनीज, यानी कि आज से 10 साल पहले इन कंपनीज के क्या हाल थे इंडिया में। मुझे ये बताते हुए बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि ये सारी टॉप 25 की कंपनीज थी जिन्होंने वेल्थ इरोड किया है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न करता है कि जो मैंने नाम लिए हैं वो सभी 10 साल पहले बहुत बड़ी कंपनीज थी, और इतनी बड़ी कंपनियों में इतना बुरा नुकसान होने का क्या कारण रह सकता है। उन्हीं कारण को डिस्कस करने के लिए मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको ले चलता हूं, विच इज ऑब्जर्वेशंस। मेरी पहली ऑब्जर्वेशन तो आप सबके सामने ही है कि मैं जो आपके सामने 10 नाम लेकर के आया हूं, ये 10 के 10 नाम टॉप 25 कंपनीज में फॉल करते थे आज से 10 साल पहले। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा दैट 40% amongst the top 25 actually did not make money for the shareholders। यानी कि अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े शेयरों को ब्लू चिप का नाम दे दूं, जो कि अधिकतर लोग ऐसे ही देते हैं नाम, तो भी देयर इज अ 40% प्रोबेबिलिटी कि उन ब्लू चिप्स में से भी स्टॉक होल्डर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, उल्टे पैसे वो गवाएंगे इन सब शेयरों में। अब सोचिए ये बात, तो ये बड़ा मुझे आश्चर्य करता है ये बात कि भाई ब्लू चिप्स में भी 40% चांसेस है कि आप पैसे बनाएंगे नहीं, उल्टे इरोड करेंगे। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो कि इंटरेस्टिंग, आपने नोटिस कर लिया होगा कि टॉप 10 में अगर हम टॉप 6 देखें तो 6 की 6 कंपनीज पीएसयू कंपनीज है, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनीज है। इन सभी में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पैसे लगे हुए हैं, मेजॉरिटी स्टेक है सभी कंपनीज में। अब इन सारी कंपनियों का विफल होने के पीछे या फेलियर होने के पीछे क्या कारण है वो मैं इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। देखो, इंडिया की हिस्ट्री आप समझने की चेष्टा करो। हम लोग आजाद हुए 1947 में, और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने एक तय किया आइडियोलॉजी फॉर इंडियन इकोनॉमी कि हम जो करेंगे एक सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पे भूखमरी, हमारे यहाँ पे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने सोचा कि लेट अस डू एवरीथिंग थ्रू गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। किसी भी सेक्टर में किसी भी प्राइवेट को एंट्री नहीं देते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी खड़ी करते हैं, सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाते हैं और सबको उसी से हम लोग फायदा देंगे। ऑब्वियसली जहां गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वहां मिसमैनेजमेंट, लेसर गवर्नेंस और आई वुड से बैड गवर्नेंस एंड करप्शन जैसे मैटर्स आते ही हैं। सूनर और लेटर 91 में जब हमारे इंडिया की ये इकोनॉमिक सिचुएशन
फ्लॉड हो गई, हम बहुत बुरे एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए, तब जाकर के 91 में लिबरलाइजेशन हुई, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई एंड प्राइवेटाइजेशन को इनवाइट किया गया। उसके बाद कई प्राइवेट कंपनियां आई एंड प्राइवेट कंपनी के आने से कंपटीशन बढ़ते गया और इन सब पीएसयू का तभी से दिवाला निकलना शुरू हुआ। ये जिस भी सेक्टर में थी उन सभी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों ने इनका मार्केट खाना शुरू किया एंड ग्रेजुअली यू कैन सी दैट दीज कंपनीज आर नाउ नॉट मनी मेकिंग मशीन बट इन फैक्ट मनी लूजिंग मशीन। सो पीएसयूज का फॉल होने का पीछे जो मेन कारण था वो यही था कि इंडियन इकोनॉमी एक सोशलिस्ट माइंडसेट की थी जो कि अब एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी थी। 91 के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। अब आप जरूर ये सोचेंगे कि भैया आप हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हो, फ्यूचर भी बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं फ्यूचर क्या है इंडिया का। आपने आत्मनिर्भर भारत को किस तरह पिक किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं इसे पिक कर रहा हूं एज अ स्टार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट माइंडसेट इन इंडिया। 91 से पहले इंडिया सब कुछ सोशलिस्ट माइंडसेट से करा था। 91 से 2020 विच इज अ बिग टाइम पीरियड, लगभग 30 साल का, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी बना करके खुद को फ्रेम करता रहा। बट नाउ इज द टाइम व्हेन इंडिया इज इनवाइटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज इनटू इंडिया कि भाई यहां आओ और धंधा करो। ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवेस्ट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कम से कम होती जाएंगी, उनका रोल ना के बराबर हो जाएगा एंड प्राइवेट कंपनीज विल रियली बिकम बिग। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंडिया अब यहां से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी आने वाले 20-30 साल तक। ऐसे में मैं पीएसयू कंपनीज पे कभी बेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुझे पता है कि जिससे पूरा फ्लो खत्म होने वाला है, जब 91 के बाद ये प्रभाव पड़ा इन कंपनियों के ऊपर, तो मुझे लगता है 2020 के बाद तो पीएसयूज का और भी बुरा हाल होगा। इसलिए मैं खुद तो ये समझ चुका हूं ये बात कि पीएसयू कोई भी तरह की कंपनी हो, मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। इनफैक्ट यू कैन सी एसबीआई जैसी कंपनी भी है यहाँ पे, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं माइंडसेट पढ़ रहा हूं, इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर देख रहा हूं और उसी लहजे से खुद तो यही बोल रहा हूं कि मैं तो पीएसयू में नहीं लगाऊंगा। आपको क्या करना है आप डिसाइड करो। अगेन थोड़ा सा हिस्ट्री समझाया मैंने, थोड़ा इकोनॉमी समझाया, आई होप आपको समझ में आया। अब टीचर हूं भैया, थोड़ा तो वो भी करूंगा। नेक्स्ट अप इज आउट ऑफ 10 आप देख सकते हैं दो सेम ग्रुप की कंपनीज है, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर। दोनों को लाइमलाइट में लाने का मेरा मेन कारण ये है समझाना आपको कि भाई मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम सब ने, सबको पता है, देखो मुझे अपना कोई ओपिनियन देने का दरकार नहीं है, बट हम सबको पता है कि दोनों अंबानी ब्रदर्स में कौन 1 नंबर कौन 10 नंबर, करेक्ट। तो उसमें एक अनिल अंबानी जी की जो कंपनियां हैं उनकी सबकी कंपनियों का हाल यही हुआ। मैं कह सकता हूं दैट प्रोबेबली थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, थोड़ा कोई ना कोई स्किल का मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो है दैट ही इज नॉट सक्सेसफुल व्हाइल हिज एल्डर ब्रदर इज सक्सेसफुल। अब चाहे जो भी रीजन हो, मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं छोटा आदमी, वो बहुत बड़े आदमी, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए मैनेजमेंट की स्किल बहुत मैटर करती है। अगर कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं करेगी तो लगभग 100% इरोजन उसके पूरे ग्रुप का हो सकता है एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड फॉर अनिल अंबानी एंड ऑल हिज शेयर होल्डर्स एज वेल। उनके साथ सिर्फ वो अकेले गरीब नहीं हुए, और भी कई लोग गरीब हुए उनके साथ जो इन्वेस्ट करके रखे थे। तो ये चीज भी आपको समझनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ग्रुप्स की बात करूं तो इसमें एक टाटा ग्रुप की भी कंपनी है जो कि है टाटा पावर। कई लोगों को ये एक इल्यूजन होता है कि अगर एक बड़ा ग्रुप है तो उसके साथ अगर आप टिके रहे या उसकी कोई कंपनी खरीद लें तो आपका हमेशा फायदा ही फायदा होगा। वेल हर कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं है जो टाइटन ग्रुप से कमा करके निकलेंगे। टाइटन ग्रुप में आज के दिन पे सच्चाई यही है कि टीसीएस के अलावा ज्यादातर कंपनी लॉस मेकिंग है। ऐसे में अगर आपको लगता भी है कि टाइटन जैसे ग्रुप में आपको आंख बंद करके पैसे लगाने चाहिए तो मेरे हिसाब से आप रिव्यू कीजिए अपनी स्ट्रैटेजी को। किसी भी आदमी के पीछे या किसी भी कंपनी के पीछे सिर्फ इसलिए पैसे मत लगा दीजिए कि यार बहुत बड़ा नाम है इनका तो इनके पीछे पैसे लगा देते हैं। नहीं, इवैल्यूएट कीजिए। इवन टाटा, बिरला ऐसे बड़े बड़े नामों में भी प्लीज ध्यान दीजिए कि वो कंपनियां कैसी कर रही हैं रादर देन गोइंग बाय द नेम। ये अगेन मेरी एक एडवाइस, आप माने ना माने आपके ऊपर। फोर्थ मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर इन 10 कंपनियों को देखें तो इसमें कोई तोड़-फोड़ मैनेजमेंट वाली बात कुछ है नहीं। मतलब इन सभी कंपनियों में मैंने ऐसा नहीं सुना कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, कंपनी बहुत अच्छी थी, फिर भी स्टॉक मार्केट ने पीट दिया, ऐसा नहीं है। 6 तो पीएसयू कंपनीज हैं तो तौबा तौबा, उनमें तो मैनेजमेंट की बात नहीं करनी चाहिए। और बाद बाकी कंपनियों में, रिलायंस की दोनों कंपनियों में, टाटा की कंपनियों में क्या हुआ वो आपको पता है। यूनिटेक के जो प्रमोटर्स है वो आज तक जेल में है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं क्यों जेल में है। उसके पीछे कारण है करप्शन के चार्जेस हैं, 2G स्कैम वगैरह वगैरह में इन्वॉल्व थे और उसी कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में इनकी कंपनी भी और इनके प्रमोटर्स भी। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना ठीक ही होता है। सो दीज कंपनीज डिड नॉट हैव गुड मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड फाइनली जो चीज मैंने यहाँ डिस्क्लोज नहीं की वो ये है कि मैंने तो यहाँ आपको सिर्फ 10 नाम दिए हैं उन कंपनियों के जिन्होंने पैसे गवाए शेयर होल्डर्स के लिए।
लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि इन टॉप 25 जो 10 साल पहले की हमारी टॉप 25 है, उनमें से 10 कंपनियों ने तो वेल्थ इरोड की, लेकिन 5 कंपनियां और भी ऐसी हैं जिन्होंने एफडी को भी बीट नहीं किया। यानी कि अगर मैं अंदाज 60% पकड़ूं तो वो भी पैसे नहीं बना के दिए इन कंपनियों ने। बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही मैं कह सकता हूं दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 10 साल पहले की टॉप 25 में से 60% कंपनीज जिनको ब्लू चिप का टैग दे सकते हैं हम, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया एक एफडी को। अब आप खुद सोच लो स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा एक स्किलफुल गेम है, आपको यहां स्टॉक सिलेक्शन कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको भी आपके लेसन्स मिल गए कि नहीं भाई, बहुत चीजें देखनी होती है, पीएसयू कंपनीज, बाकी कंपनीज, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सब समझ में आ रहा होगा आपको। इनफैक्ट उन लोगों की भी आंखें खोलना चाहता हूं मैं जो आज भी ये सोचते हैं कि एसबीआई जैसी कंपनी में पैसे डाल करके हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। भाई आप एसबीआई में ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट नहीं। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो समझो। और बात बाकियों के लिए, जो आप मेरे जो यंग ऑडियंस है उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं दैट हमेशा पास्ट से सीखना सीखो। ठीक है, पास्ट देखो, पास्ट में जो गलतियां हुई हैं वो मत दोहराओ। अगर आपके सामने ऐसा पास्ट है तो आपको अपने खुद के रूल्स बदलने पड़ेंगे, खुद के रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके अंदाजा। एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बट जस्ट इन केस आप डिस्करेज हो गए हैं कि क्या भैया आप तो सिर्फ लॉस बता रहे हो, तो ये मैं आपको बताता हूं कि अगले वीडियो में मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने बेहतरीन अफलातून पैसे बना के दिए शेयर होल्डर्स को। उनके पीछे की क्या कहानी थी, कहां से कहां वो कंपनी पहुंची, किस कारण से पहुंची, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको बड़ा मजा आएगा। जितना मजा आज के इस वीडियो में आया उतना ही नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा। ये वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिए। जस्ट इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। So that's it for this video and I hope you have enjoyed a lot. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज खुद का ध्यान रखें, सेहत बनाएं और तरक्की करते रहें। That's it. जय हिंद।